नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन आपका टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी क्लास में सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ज्योग्राफी के लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न इन्हीं लेक्चरों से आए आपके, और जिस प्रकार आपको समझाया जा रहा है, नोट्स बनाने का तरीका भी आपको बताएंगे हम, उसी प्रकार से आपको चलना है, ठीक ना। बिल्कुल जिस प्रकार से मैं नोट्स कहूंगा उसी प्रकार से आप नोट्स बनाए रहिएगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो काल्पनिक हैं या फिर जिनके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है। तो यदि उनके ऊपर रिसर्च चल रही है तो आपको जब ये नोट्स बनाए तो वहां पर कुछ स्पेस दे दें, और स्पेस के कारण वहां पर ऐसा हो जाए कि जब उसके संदर्भ में कोई नई जानकारी हमें प्राप्त होगी तो आप वहां पर वो मेंशन कर लें, ठीक ना। आज का टॉपिक है वायुमंडल का जो तापमान है, उसको हमने तापमान को अच्छे से समझा है पिछली 2 क्लासों में। अब अगर ये तापमान धरातल पर आता है तो धरातल से वापस भी जाता है, और वापस करने के लिए हमने 2 प्रक्रियाएं आपको बताई थी। या तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ही यह कौन प्रकाश, सूर्य तप, तापमान जो धरातल से टकराएगा, या तो परावर्तित हो जाएगा या अवशोषित हो जाएगा, यानी अवशोषण हो जाएगा प्रकाश का या उसका परावर्तन हो जाएगा। तो जब उसका अवशोषण हो जाएगा तो धरातल का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब परावर्तन हो जाएगा तो धरातल का टेम्परेचर घटेगा, ठीक ना, पहली बात। दूसरी बात हमने आपको ये समझाई थी कि यदि हमारा धरातल ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है, ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, कब करेगा ग्रहण? दिन के समय में, और रात के समय में उसी ऊष्मा का निष्कासन भी करेगा। और जब ऊष्मा को का निष्कासन करेगा तो ऊष्मा के निष्कासन से हमारा वायुमंडल, साथ ही साथ हमारी सतह, पृथ्वी की सतह क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वायुमंडल का तापमान, तो हमने पढ़ा है वायुमंडल के शीतलन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, और वायुमंडल के शीतलन की प्रक्रिया के से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो आप कह सकते हैं जो थ्योरी है, उन थ्योरी को हमें समझना है। और उसी थ्योरी के क्रम में पहला शब्द आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये बेसिक है, बेसिक चीजें हैं, इन्हीं को आज के लेक्चर में हमें समझना है। और शब्द आपके सामने लिखा हुआ है विकिरण। क्या शब्द है? विकिरण, जिसको इंग्लिश में हम रेडिएशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसी को हम रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन, ठीक ना, विकिरण। और इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया गया? तो इंग्लिश में इसको नाम दिया गया रेडिएशन। विकिरण है क्या? तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर ये हमारा धरातल है, और धरातल के चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाता है, और इस गैसों के आवरण को एक नाम दिया गया, और इस गैसों के आवरण को नाम दे दिया गया वायुमंडल। और वायुमंडल के बाद यहां पर हमारा सूर्य है, यहां पर हमारा सूर्य है। तो सूर्य ही ब्रह्मांड में ऊष्मा का एक स्रोत है। तो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है, यह प्रकाश वायुमंडल के जब तक बाहर रहता है, और वायुमंडल के बाहर के स्थान को हम क्या कहते हैं? निर्वात। जब तक ये सूर्य से आने वाला प्रकाश, या हम कह सकते हैं जब तक ये सूर्य से आने वाली तरंगें हमारे वायुमंडल के बाहर रहती हैं, बाह्य वायुमंडल में रहती हैं, तब तक इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो वास्तव में विकिरण क्या है? सूर्य से आने वाली एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। जब तक इनको, तभी तक हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कह सकते हैं जब तक यह निर्वात में है। और जैसे ही यह हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, जैसे ही ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, तो इसका नाम जो है, इसका नाम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, बल्कि अब हम इसको किस नाम से जानते हैं? अब हम इसको नाम दे देते हैं SWR। क्या नाम दे देते हैं? SWR। SWR का अर्थ है शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण। शॉर्ट वेव रेडिएशन अर्थात लघु, शॉर्ट वेव, लघु तरंग विकिरण। क्या नाम है? लघु तरंग विकिरण। 2 शब्द हैं, एक है लघु तरंग विकिरण और एक होता है दीर्घ तरंग विकिरण। हमेशा याद रखिएगा, लघु तरंग विकिरण जो होता है एक ऐसा विकिरण जो उस वस्तु से हमें प्राप्त होता है जिसका टेम्परेचर अधिक होता है। सूर्य का टेम्परेचर अधिक है
तो सूर्य के टेम्परेचर से जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो हमें तरंग की प्राप्ति हो रही है, तरंग एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। कोई भी तरंग हो, जैसे मैं अभी अपने मुख से बोल रहा हूं, ध्वनि तरंग है, ये भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो जब सूर्य के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह ऊर्जा जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। और जब तक यह निर्वात में रहती है तब तक हम इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन समझिएगा, रेडिएशन होता क्या है, किसी पदार्थ के, अच्छे समझिएगा, किसी पदार्थ, पदार्थ का मतलब यहां पर पृथ्वी है, किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा, किसी पदार्थ के जो ऊष्मा की तरंगें आ रही हैं, इन ऊष्मा तरंगों के संचार के द्वारा, संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, इंग्लिश बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करनी, इसी को हम नाम दे दिया संचार। तो किसी भी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार से उसके तापमान में होने वाली वृद्धि को, उस सतह के या उस पदार्थ के तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है विकिरण। यहां पर हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, किसी पदार्थ के, अब क्वेश्चन समझिएगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, किसी पदार्थ के ऊष्मा संचार के द्वारा, ऊष्मा संचार के द्वारा, यहां पर संचार का मतलब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया से है, ठीक ना। तो किसी पदार्थ के ऊष्मा संचार के द्वारा गर्म होने की प्रक्रिया को, गर्म होने की प्रक्रिया को, गर्म होने की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन समझ लीजिएगा, किसी पदार्थ के ऊष्मा तरंगों के संचार के द्वारा गर्म होने की प्रक्रिया को, ये सीधे गर्म होगी, ठीक ना, गर्म होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रवक्ता की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी जो गर्म हो रही है, यहां पर पदार्थ का मतलब क्या है, धरातल है, मैंने पहले बनाया है कि जो पृथ्वी गर्म हो रही है वो गर्म किस रूप में होती है या किन तरंगों के द्वारा गर्म होती है। ऑप्शन ए दे देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा, लघु तरंग विकिरण के द्वारा, दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा, और ऑप्शन डी दे देगा उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि धरातल जो हमारा गर्म होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा गर्म नहीं होता है, बल्कि लघु तरंग विकिरण के द्वारा क्या होता है, गर्म होता है। और आप पूछेगा लघु तरंग विकिरण किसे कहते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जब ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं तो इन्हीं को हम क्या नाम दे देते हैं, इन्हीं को हम नाम दे देते हैं HWR। और HWR की जो प्राप्ति होती है वो हमेशा गर्म वस्तु से होती है। जो स्रोत गर्म होगा अर्थात जिसका टेम्परेचर अधिक होगा, उससे जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी वो लघु तरंग विकिरण के रूप में होती है। और जब किसी ठंडे वस्तु से ऊष्मा का निष्कासन होगा, ठंडी वस्तु पहले गर्म होगी, उसके बाद जब उससे ऊष्मा का निष्कासन होगा तो वह जो ऊष्मा का निष्कासन होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होता है। हमेशा याद रखिएगा, धरातल हमारा गर्म है, ये धरातल हमारा ठंडा है। ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के द्वारा धरातल हमारा गर्म होगा, और जब ये गर्म हो जाएगा तो ये ऊष्मा का निष्कासन करेगा, और जब यह ऊष्मा का निष्कासन करेगा तो किस रूप में करेगा, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ये ऊष्मा का निष्कासन करता है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है, ठीक ना। इस वाले पॉइंट पर हमें चर्चा करनी है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल एवं पृथ्वी सतह, एवं पृथ्वी की सतह क्या होती है, गर्म होती है।
ठीक ना। पृथ्वी की सतह क्या होती है? पृथ्वी की सतह गर्म होती है। किसके द्वारा? सीधी सी बात है, ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, तो सूर्य के द्वारा ही। अब जो मैंने यहां पर एक बात लिखी है, इसी बात को हमें अप्लाइड पार्ट को इसको पढ़ना है, ठीक ना। अप्लाइड पार्ट को हम कैसे पढ़ेंगे तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर हमारा ये धरातल है, ये धरातल है, और यहां पर जो है वो सूर्य है, सन है। यहां पर क्या है? यहां पर सन है, और सन के द्वारा जो प्रकाश आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आ रहा है, लघु तरंग विकिरण के रूप में आता है। तो ये जो धरातल है, धरातल क्या करेगा? धरातल अच्छे समझिएगा, दिन के समय, हालांकि ये चीज हम समझा चुके हैं फिर भी समझिएगा। धरातल क्या है? दिन के समय जो ये ऊष्मा आ रही है, ऊष्मा का क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्मा को क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है ना। और यही रात के समय क्या करेगा? रात्रि के समय, रात्रि के समय ऊष्मा का निष्कासन करेगा। और अभी अभी हमने बताया है कि जो ऊष्मा का ये निष्कासन करेगा, यहां से जो ऊष्मा का ये निष्कासन करेगा, एक किस रूप में करेगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। तो धरातल दिन के समय में ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है, और रात के समय में उसी को क्या करता है? निष्कासन करेगा। और ये निष्कासन कहां करेगा? हमारे वायुमंडल में कर देगा। निष्कासन कहां करेगा? तो हमारे वायुमंडल में कर देगा। अच्छे समझिएगा। तो रात्रि के समय ऊष्मा का जो निष्कासन होगा, कहां से? धरातल से, पृथ्वी की सतह से रात्रि के समय में जो ऊष्मा का निष्कासन होता है, इसी ऊष्मा के निष्कासन को भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण या पार्थिव विकिरण कहते हैं। भौमिक विकिरण या पार्थिव विकिरण, है ना। अब देखिएगा, हमने अभी ये भी कहा कि रात्रि के समय जो ऊष्मा का निष्कासन होगा वो किस रूप में होगा? लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होगा। और जब लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निष्कासन हो जाएगा, तो इसी निष्कासन को क्या नाम दे दिया गया? पार्थिव विकिरण। क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया पार्थिव विकिरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्थिव विकिरण क्या होता है, तो आप बताएंगे सर पार्थिव विकिरण जो होता है, ये पार्थिव विकिरण धरातल से निष्कासित होने वाली ऊर्जा है, और यह ऊर्जा जो है, या यह जो ऊष्मा है, यह लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में क्या होगा? इसका निष्कासन होता है। अब समझिएगा, दिन के समय में धरातल को शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है, और रात के समय में यहां से क्या हो रहा है? ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, लेकिन किस रूप में? तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निष्कासन हो रहा है। और लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होने वाले निष्कासन को भौमिक विकिरण कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम भौमिक विकिरण के नाम से जानते हैं। अब ये आखिर ऊष्मा का निष्कासन हो कहां पर रहा है? तो ऊष्मा का निष्कासन वायुमंडल में हो रहा है। ऊष्मा का निष्कासन वायुमंडल में हो रहा है, तो हम यहां पर मान लेते हैं हमारा वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल में आप जानते हैं कि वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। ये वायुमंडल की मैंने परतें बना दी। जो सबसे नीचे वाली परत होती है, तो सबसे नीचे वाली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल होती है, जो कि सतह के सर्वाधिक समीप होती है। वायुमंडल की कौन सी परत सतह के सर्वाधिक समीप रहती है? तो क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ही आपको अच्छे से हमने पढ़ाया है कि क्षोभ मंडल में ही मौसमी संबंधित घटनाएं होती हैं। बादल पाए जाएंगे, धूल कण पाए जाएंगे, बादल पाए जाएंगे, धूल कण पाए जाएंगे, और धुआं आपका पाया जाएगा, धूल कण हो गए आपके। साथ ही साथ गैस पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। अधिकांश गैसें इसी मंडल में पाई जाती हैं, ठीक ना। तो जब यहां से रात्रि के समय में ऊष्मा का निष्कासन हो रहा होगा, तो यहां पर जो क्षोभ मंडल में जो बादल हैं, जो धूलकण हैं, वह क्या करेंगे? इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकेंगे।
और जब इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकेंगे, समझिएगा, जब इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर जो बादल है या जो धूलकण है वो ऊष्मा को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। और मैंने ये बात आपको कई बार बताई है कि जहां पर भी ऊष्मा का अवशोषण होगा वहां का टेम्परेचर अधिक होगा, और जहां पर भी ऊष्मा का निष्कासन होगा, जहां पर भी ऊष्मा का निष्कासन होगा वहां का टेम्परेचर कम होगा। तो क्षोभमंडल में पाए जाने वाले बादल या धूलकण या कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाले पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेती है, जिस कारण से क्षोभमंडल अत्यंत गर्म हो जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक गर्म पाई जाती है, तो वायुमंडल की जो परत सबसे ज्यादा गर्म पाई जाती है वो कौन सी है, क्षोभमंडल की है। ठीक ना। अब देखिए वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, अच्छे समझिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत अर्थात क्षोभमंडल सर्वाधिक गर्म परत मानी जाती है या सबसे गर्म परत है। यह किसके कारण अत्यधिक गर्म पाई जाती है, किससे यह अत्यधिक गर्म होती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश के द्वारा, सूर्य से आने वाली ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश या ऊष्मा के द्वारा, शॉर्ट वेव रेडिएशन के द्वारा, लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा, या फिर भौमिक विकिरण के द्वारा। तो यहां पर दो आंसर सही है, भौमिक विकिरण के द्वारा। और जो भौमिक विकिरण है अर्थात जो पार्थिव विकिरण है वही पार्थिव विकिरण किस रूप में जाता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है, तो यही चला जाता है आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। समझ गए। तो यहां पर एक चीज हमने विकिरण समझाया, उसके बाद आपको भौमिक विकिरण या पार्थिव विकिरण, फिर से एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्थिव विकिरण या भौमिक विकिरण ऐसे विकिरण को कहा जाता है, ऐसी ऊर्जा को कहा जाता है जो जो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में धरातल से निष्कासित होती है, या धरातल से निष्कासित होने वाली दीर्घ तरंग विकिरण को हम भौमिक विकिरण या पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्षोभमंडल में पाए जाने वाले बादल, धूलकण, गैस आदि इस विकिरण को यदि अवशोषित कर लेते हैं तो क्षोभमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमने एक शब्द यूज किया, यदि, जब बादल होंगे वायुमंडल में तभी तो अवशोषित करेंगे, तभी तो उस ऊष्मा को, जो पार्थिव विकिरण आ रहा है तभी तो उसको ग्रहण करेंगे। यदि मान लीजिए का आकाश साफ रहता है, अंतरिक्ष साफ रहता है, तो केवल धूलकण और गैस ही उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, और गैस और धूलकण इतनी अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म हो सके। ठीक ना। दो अलग अलग बातें हैं, दोनों बातों को हम समझाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना। दोनों बातों को हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। हम बात करते हैं कि यदि कोई क्षेत्र है, यदि किसी क्षेत्र में बादल पाए जा रहे हैं, बादल, तो ये बादल क्या करेंगे, पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेंगे, पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेंगे। पार्थिव विकिरण को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी अवशोषण होगा, अवशोषण करेंगे ऊष्मा को, वहां का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। तो जिन क्षेत्रों में बादल पाए जाएंगे उन क्षेत्रों का पार्थिव विकिरण के कारण टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। दूसरी बात, यदि किसी क्षेत्र में बादलों का अभाव पाया जा रहा है, यदि किसी क्षेत्र में बादलों का क्या पाया जा रहा है, बादलों का अभाव है, तो यदि बादलों का अभाव है तो उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी। पार्थिव विकिरण का अवशोषण नहीं होगा। पार्थिव विकिरण का अवशोषण नहीं होगा। पार्थिव विकिरण का अवशोषण नहीं होगा। और जब पार्थिव विकिरण का अवशोषण नहीं होगा तो सीधी सी बात है, यहां का टेम्परेचर कम होगा। यहां का टेम्परेचर क्या होगा, यहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक ना। देखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में
बताइएगा कौन सी घटना घटित होगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बादलों का क्या पाया जाता है, अभाव पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बादल नहीं होते हैं क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं होता है। बादल वहीं पर बन सकते हैं, बादल वहीं पर बन सकते हैं जहां पर क्या होगा, जहां पर जल राशि पाई जाए, क्योंकि जब जल गर्म होगा तो गर्म जल का वाष्पीकरण होगा और गर्म जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होगा। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बादल नहीं पाए जाते हैं, बादल नहीं पाए जाते हैं यानी अंतरिक्ष जो होता है, आकाश जो होता है वो एकदम स्वच्छ होता है। तो वहां से जो पार्थिव विकिरण निकलता है, धरातल से जो ऊष्मा निकलती है वो सीधी सी सीधी वायुमंडल में चली जाती है, जिस कारण से मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो रात का समय होता है, भाई अब निष्कासन कब होगा, ऊष्मा का निष्कासन कब होगा, रात में। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में रात्रि के समय ऊष्मा का निष्कासन यानी पार्थिव विकिरण जो होता है वो पूर्ण रूप से बाह्य अंतरिक्ष में चला जाता है, जिस कारण से मरुस्थलीय क्षेत्रों का टेम्परेचर कम हो जाता है। और यदि मरुस्थलीय क्षेत्रों का टेम्परेचर कम है, यदि टेम्परेचर कम है तो हम कहेंगे कि वहां पर गर्मी होगी या सर्दी होगी, तो वहां पर क्या होगी, शीत होगी, शीत। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की रातें जो हैं वो अत्यधिक ठंडी होती हैं और दिन जो होते हैं वो अत्यधिक गर्म होते हैं। ठीक ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों की रातें अत्यंत ठंडी होती हैं क्यों। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन के समय तो मरुस्थलीय क्षेत्र ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और रात के समय उसी अवशोषित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में भेजते हैं। किस रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण या भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण या पार्थिव विकिरण। तो जब ये पार्थिव विकिरण जाता है तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बादलों का अभाव होता है और बादलों के अभाव होने के कारण पूरा का पूरा पार्थिव विकिरण जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में चला जाता है, जिस कारण से वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने के कारण वहां पर ठंडी का मौसम आ जाता है। रात्रि के समय दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडी। दिन का टेम्परेचर अगर हम कहें कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड तो वहीं पर रात का टेम्परेचर हो जाता है लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिन में 32 है, रात में 10 है। अगर हम इनका तापांतर निकालें तो तापमांतर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा तापमान में अंतर। तो दिन बहुत अधिक गर्म होंगे और रातें बहुत अधिक ठंडी होंगी। दिन बहुत अधिक गर्म होंगे तो रातें बहुत अधिक ठंडी हो जाएंगी। ठीक ना, इस बात को आपको समझना है। बोलिएगा। उम्मीद है कि आपको ये पार्थिव विकिरण और विकिरण क्या होता है दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक ना, दूसरी प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं कि वह कौन सी दूसरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे वायुमंडल में तापमान के बढ़ने और साथ ही साथ ठंडे होने की प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो है आपका कंडेंसेशन। ठीक ना, यानी संचालन की प्रक्रिया, कंडक्शन बोलते हैं। संचालन क्या नाम है, तो एक प्रक्रिया है जिसका नाम है संचालन, इंग्लिश में कंडक्शन। कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया होती है, ये संचालन है, कंडक्शन। ठीक ना, CUNDUCTION, कंडक्शन। ठीक ना, अच्छे समझिएगा। संचालन संपर्क विधि पर आधारित एक प्रक्रिया है। संपर्क विधि पर आधारित प्रक्रिया, दो बातें समझ लीजिएगा, बकाया आपको पूरा समझ में आ जाएगा। संपर्क विधि पर आधारित प्रक्रिया है, पहली बात यह है। और दूसरी बात आपको याद ये रखना है कि जो संचालन की प्रक्रिया होती है यह केवल ठोस माध्यम में होती है। किस माध्यम में होती है, केवल ठोस माध्यम में। यह प्रक्रिया किस माध्यम में होती है, केवल ठोस माध्यम में प्रक्रिया होती है। ठीक ना, चलेगा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिएगा ये आपके पास एक गैस का स्टोव है और यहाँ पर एक आपने कोई यहाँ पर बर्तन यहाँ पर रखा हुआ है। इस गैस पर आपने ऐसा कोई बर्तन यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक ना, ऐसे आपको समझ लेना है। ये कोई बर्नर है, एक प्रकार की यहाँ से ऊर्जा आ रही है, तो एक बर्नर हो गया, गैस का एक बर्नर है। और यहाँ पर आपने कोई बर्तन यहाँ पर रखा हुआ है और इसमें आग आपने लगा दी, इसमें आपने आग लगा दी। इस प्रकार आपने जैसे ही बर्तन रखा अपने गैस पर या स्टोव पर, आपने जैसे ही बर्तन रखा
आप इसके ऊपर वाले भागों को मान लीजिएगा यहाँ पर इस प्रकार से है, ऊपर वाले भागों को अगर टच करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ठंडा दिखाई देगा, बिल्कुल आपको ये नॉर्मल दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा इसके पास आएगी तो ऊर्जा आने पर जो यहाँ के कण हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होगी। जब इस कण में जितनी इसकी प्रत्यास्थ सीमा है, प्रत्यास्थ सीमा का मतलब है जितनी इसकी ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता है, ऊष्मा को संग्रहित करने की जो क्षमता है उतनी तो ऊर्जा संग्रहित करेगा, बकाया बाकी की ऊर्जा ये क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा अगले अणु को। इस प्रकार यहां से ऊष्मा क्या हो जाएगी, यहां से ऊष्मा स्थानांतरित हो जाएगी। क्या होती है, ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है ऊष्मा का। फिर से समझिएगा, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं। मान लीजिएगा ये वाला तो आपने कई बार किया होगा, एक लोहे की छड़ है और लोहे की छड़ को यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लोहे की छड़ को यहां से हम आग दे रहे हैं। यहां पर टेम्परेचर है, देखिए आग है, लोहे की छड़ को हम आग दे रहे हैं। तो जब आप ए वाला भाग देखेंगे तो ये वाला भाग गर्म हो जाएगा, लेकिन ए वाला भाग को पकड़ेंगे तो ये वाला भाग ठंडा होगा। ए वाला भाग कैसा होगा, तो ए वाला भाग जो है आपको ठंडा होगा। लेकिन जब ये वाला भाग गर्म हो जाएगा तो इसके जो अणु हैं वो अणु धीरे धीरे अपनी ऊर्जा दूसरे अणु को दे देंगे और धीरे धीरे लोहे की छड़ में जो ऊर्जा है वो इस स्थान से इस स्थान की ओर आएगी। धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। इस विधि को ही संपर्क विधि कहते हैं। संपर्क विधि में या जो संचालन की विधि इसमें होता क्या है कि संपर्क विधि के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में होता है। संपर्क विधि के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में होता है। इस प्रक्रिया को संचालन की प्रक्रिया कहा जाता है और यह प्रक्रिया केवल ठोस माध्यम में होती है। यह प्रक्रिया जो है वो केवल और केवल किस माध्यम में होती है, वो केवल ठोस माध्यम में होती है, संचालन। ठीक है ना, समझिएगा। ऊष्मा का एक अणु से दूसरे अणु में, एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण की प्रक्रिया। पूरी डेफिनेशन अभी मैं बता दे रहा हूं, तोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाए। देखिएगा, संचालन कैसे लिखेंगे हम। यह संपर्क विधि पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में होता है। ठीक है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं। या संचालन की प्रक्रिया में ऊष्मा का एक अणु से दूसरे अणु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और इस विधि या इसमें संपर्क विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, ऐसा ही बोल सकते हैं। कुल मिला के आप किसी भी प्रकार की डेफिनेशन से बना सकते हैं। बाद में आप लिखेंगे कि यह कैसा है, यह ठोस माध्यम में, केवल यह प्रक्रिया ठोस माध्यम में हो सकती है। ठीक ना, यह प्रक्रिया केवल कब हो सकती है, तो यह प्रक्रिया केवल ठोस माध्यम में हो सकती है। ठीक ना, अब हमारी बात समझिएगा। अब ये तो हो गई, अब हमारे धरातल पर कैसे कार्य करेगी इसको समझना है। ये हमारा धरातल है और यहां पर सूर्य है, सन। एक साइड धरातल है, दूसरी साइड सन है। सूर्य के द्वारा प्रकाश आया और धरातल ने इस प्रकाश को अवशोषित करना प्रारंभ किया और कुछ मात्रा में इसका परावर्तन भी होगा। तो दिन में जैसे जैसे पृथ्वी का धरातल सूर्य तप को प्राप्ति करता है, वैसे वैसे क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दिन में जैसे जैसे पृथ्वी का धरातल सूर्य तप को प्राप्त करता है या सूर्य तप से गर्म हो जाता है, वैसे वैसे धरातल के संपर्क में आने वाली जो वायुमंडल की वायु है वो भी क्या हो जाती है, गर्म होने लगती है। ठीक है ना, वायु अगर हम बात करें धरातल के सबसे निचली परत तो क्षोभ मंडल की परत है। तो क्षोभ मंडल की जो वायु होगी धरातल के गर्म होने से संपर्क विधि के माध्यम से, चूंकि वायु धरातल से घर्षण करते हुए चलेगी, तो यदि धरातल गर्म है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके सरफेस से टकराने वाली वायु भी क्या हो जाएगी, उसके सरफेस से टकराने वाली वायु भी गर्म हो जाएगी। ठीक ना, तो इस विधि को क्या नाम दिया जाता है,
इस विधि को नाम दिया जाता है संचालन की विधि। अब हमारी बात सुनिएगा, जो भौमिक विकिरण है, भौमिक विकिरण के द्वारा क्या होता है, तो धरातल का टेम्परेचर कम होता है। और संचालन विधि के द्वारा क्या होता है, तो संचालन विधि के द्वारा हमारे धरातल का टेम्परेचर कम नहीं होता है, बल्कि धरातल का टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे सूर्य तप की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इसके संपर्क में, धरातल के संपर्क में जो वायु आ जाती है वह भी क्या हो जाती है, वह भी गर्म हो जाती है। उस वायु के संपर्क में जो वायु आएगी वह भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगी, ठीक ना। तो संचालन यानी कंडक्शन क्या है, संपर्क विधि पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का एक अणु दूसरे अणु में क्या करता है, ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। ऊष्मा का एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। और यह प्रक्रिया केवल ठोस में हो सकती है, और यह प्रक्रिया केवल ठोस में हो सकती है। यह प्रक्रिया आप सोचिएगा कि एक वायु है, वायु से वायु टकराएगी तो गर्म हो जाएगी, नहीं, दो विपरीत प्रकृति वाली वायु टकराएंगी तो यह प्रक्रिया नहीं होगी। मैंने कहा, फिर से सुन लीजिएगा, धरातल है, धरातल ठोस है। अब कोई ठोस है, उसके संपर्क में जो वायु आ जाएगी वो वायु कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। लेकिन उस वायु के ऊपर जो वायु होगी वो गर्म नहीं होगी, वो वायु गर्म नहीं होगी, ठीक ना। इन दोनों बातों को अच्छे से आपको समझना है, ठीक ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तब तीसरी प्रक्रिया जो होती है, याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, संचालन की प्रक्रिया के द्वारा केवल पृथ्वी गर्म होती है, ठंडी नहीं होती है, ठीक ना। तीसरी जो प्रक्रिया है, संवहन की प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया है संवहन की प्रक्रिया, या संवहन कह लीजिएगा, केवल संवहन। कौन सी प्रक्रिया है, संवहन है। कन्वेंशन बोलते हैं इसको, तो मैं कई बार आपको पढ़ाया हूं, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। देखिएगा, संवहन की प्रक्रिया वहीं पर होती है जहां पर टेम्परेचर की प्राप्ति है, देखो, और टेम्परेचर की प्राप्ति जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर सर्वाधिक प्राप्त होता है। 0 डिग्री अक्षांश पर यह सर्वाधिक प्राप्त होता है, यानी विषुवत रेखा पर। होता क्या है कि जैसे ही ये धरातल है हमारा, जैसा है ये धरातल है, ये धरातल पर जैसे ही टेम्परेचर इसको प्राप्त होता है, सूर्य तप इसको प्राप्त होता है, टेम्परेचर इसका बढ़ता है, तो इसके संपर्क में जो भी वायु होगी, धरातल पर जो भी वायु होगी, वायु का टेम्परेचर भी यहां के टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। यानी सूर्य तप की जब प्राप्ति होगी विषुवत रेखा पर, जहां पर तापमान अधिक है, तो वहां पर न केवल धरातल गर्म होगा, बल्कि धरातल के साथ साथ वहां पर उपस्थित वायु भी गर्म हो जाएगी। और जब वायु गर्म होगी तो वायु में जो नमी की मात्रा है, सबसे पहले तो उस नमी की मात्रा का क्या होगा, परावर्तन होगा, या कह सकते हैं हम वाष्पीकरण होगा, जो नमी की मात्रा है। और जैसे ही नमी की मात्रा वायु से परावर्तित हो जाती है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो वो वायु में नमी नहीं रहेगी, अर्थात वायु हल्की हो जाएगी। और जब वायु हल्की हो जाएगी तो हल्की होने पर वो फैलती है, क्योंकि घनत्व बढ़ता, भी मैं समझाऊंगा आपको, घनत्व बढ़ता है। और जब वो हल्की होगी, घनत्व बढ़ेगा, तो वो क्या करेगी, ऊपर की ओर, जो भी हल्की वस्तु होती है वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। हम कमरे में, अपने हॉल में या कमरे में हम एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करते हैं, और एग्जॉस्ट फैन हम जो है कमरे के ऊपर वाले भाग में लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो कमरे की गर्म वायु होती है वो ऊपर होगी, और वो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, उस वायु को बाहर की ओर फेंक देता है, निकाल देता है, ठीक ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि तापमान अधिक है तो तापमान अधिक होने पर जो वायु है धरातल पर, वो वायु क्या होगी, वायु गर्म होगी। यदि कहीं पर भी आपको ये शब्द मिल जाए कि वायु गर्म है, तो वायु गर्म है, तो वायु गर्म है अर्थात उसमें आर्द्रता नहीं पाई जाएगी। हम कह सकते हैं उसमें आर्द्रता का क्या होगा, उसमें आर्द्रता का अभाव पाया जाएगा। उसमें आर्द्रता का क्या है, तो उसमें आर्द्रता का अभाव पाया जाएगा। अब समझिएगा, यदि वायु गर्म है और उसमें आर्द्रता का अभाव पाया जा रहा है, तो आर्द्रता का अभाव पाए जाने के कारण वह वायु हल्की होगी, वह वायु हल्की होगी। और हल्की वायु जो होती है वह आयतन घेरती है। हमेशा याद रखिएगा, हल्की वायु का जो आयतन है वो आयतन अधिक होगा। और यदि किसी वायु का आयतन अधिक है
तो यहां पर एक चीज और रखिएगा, उस वायु का घनत्व अधिक होगा। कैसे? तो देखिएगा यहां पर एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिएगा। डी बराबर फॉर्मूला होता है m अपॉन वी। डी मतलब घनत्व है, वी का मतलब द्रव्यमान है, और m का बी का अर्थ है वॉल्यूम। अगर हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो डी का इनवर्स रिलेशन हो जाता है आयतन से। डी का इनवर्स रिलेशन हो जाता है आयतन से। यदि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, और यदि आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। यदि वायु हल्की वायु है तो उसका आयतन अधिक होगा, आयतन अधिक होगा तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। आयतन यदि किसी वायु का अधिक है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपके प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यदि किसी वायु में आर्द्रता नहीं पाई जाती है, यदि किसी वायु में आर्द्रता नहीं पाई जाती है तो उसका घनत्व होगा सामान्य वायु की अपेक्षा, सामान्य वायु से कम, सामान्य वायु से अधिक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सामान्य वायु की अपेक्षा क्या हो जाएगा? घनत्व तो कम हो जाएगा। सामान्य वायु की अपेक्षा घनत्व तो कम हो जाएगा। फिर समझिएगा, तापमान अधिक, वायु गर्म, और यदि वायु गर्म है, गर्म वायु का मतलब है इसमें आर्द्रता का अभाव पाया जाएगा। आर्द्रता का अभाव है मतलब यह हल्की है, हल्की है तो आयतन अधिक होगा, आयतन अधिक है तो घनत्व इसमें कम होगा। और साथ ही साथ यदि यह हल्की है तो यह ऊपर की ओर उठेगी। हल्की है तो यह क्या करेगी? ऊपर की ओर उठेगी। तो वायु के ऊपर की ओर उठने की प्रक्रिया को, जब ऊपर की ओर उठेगी तो वायु के ऊपर की ओर उठने की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है आरोहण। और जब ये आरोहण की प्रक्रिया होती है तो इसी को क्या नाम दिया जाता है? संवाहन की प्रक्रिया। क्या नाम दिया जाता है? संवाहन की प्रक्रिया। देखिएगा कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। संवाहन की प्रक्रिया कहां पर होगी? जहां पर तापमान अधिक होगा। कहां पर तापमान है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। अभी हम आपको विश्व के जलवायु प्रदेश पढ़ाएंगे, जब आप और अच्छे से इस बात को समझेंगे कि वहां पर सम्मानीय वर्षा होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जब वायु गर्म होकर ऊपर उठी तो ऊपर उठने पर वो तभी ऊपर उठ सकती है जब हल्की होगी, और हल्की तभी हो सकती है जब उसमें आर्द्रता का अभाव होगा। हल्की होकर ऊपर उठने की प्रक्रिया को आरोहण कहते हैं, और आरोहण की प्रक्रिया जब होती है तो इसी प्रक्रिया को मूल रूप से नाम दिया जाता है संवहन की प्रक्रिया। इसके विपरीत कर लीजिएगा, यदि तापमान कम होगा तो वायु गर्म ठंडी होगी, ठंडी वायु होगी यानी आर्द्रता पाई जाएगी, आर्द्रता होगी तो वो भारी होगी, भारी है तो आयतन कम होगा, आयतन कम है तो घनत्व अधिक होगा, ऊपर की ओर न जाके नीचे जाएगी, डिक्लाइन बोलते हैं, ठीक ना। तो जब नीचे जाएगी तो उसको बोलते हैं वायु का अवरोहण। ये आरोहण है, तब वहां पर क्या बोलेंगे? अवरोहण, ठीक ना। तो वहां पर क्या नाम दे देंगे इसी को? तो इसी को नाम दे देंगे अवरोहण। अब देखिएगा, संवहन में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? वायु। वायु क्या है? ठोस है, तरल है, गैस है। तो वायु एक प्रकार की गैस है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो ये जो प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया संवहन की प्रक्रिया गैस में होगी, और साथ ही साथ गैसों के साथ साथ यह तरल में भी पाई जाएगी। तरल, ठोस में नहीं पाके केवल गैस में, और गैस के साथ साथ द्रव अवस्था में पाई जाएगी। द्रव अवस्था में कैसे? जब विषुवत रेखीय क्षेत्र में जब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो समुद्री वाले क्षेत्रों में अपने साथ वो कुछ मात्रा में वाष्प को भी ले जाती है, कुछ मात्रा में जलवाष्प को भी ऊपर ले जाती है, और जलवाष्प ऊपर जाके बादल बनाती है, संघनन की प्रक्रिया होती है, फिर बारिश हो जाती है। इस बारिश को एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है संवहनीय बारिश। क्या नाम दिया जाता है? संवहनीय बारिश या संवहनीय वर्षा। तो ये तीन मुख्य रूप से प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हमारे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है, या हमारे धरातल के तापमान में वृद्धि होती है, धरातल के तापमान में कमी आती है, ठीक ना। इन तीनों प्रक्रियाओं को आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।